नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का जो 7 नंबर का पाठ है डॉक्टर का अपहरण, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। डॉक्टर का अपहरण, इसके लेखक है हरिकृष्ण देवसरे जी और इनका परिचय है। उनका जन्म हुआ है 9 मार्च 1938 में। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। और ये प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। कृतियां है खेल बच्चे का आदि, आओ चंद देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्वीरियां, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि। वैज्ञानिक बाल उपन्यास। गद्य संबंधी कथा कहा जाए तो जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। यही इन्होंने हमें संदेश भी दिया है। अब देखो बच्चों, अपहरण यानी कि किसी व्यक्ति को एक जगह से लेकर गायब कर देना, अपहरण। हम ज्यादातर अपने वर्तमान पत्रों में, अपने टीवी में, मोबाइल में ज्यादातर ये खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं। फलाना जगह से ये लापता हो गया, फलाना जगह से उसको गायब कर दिया गया, इस तरह से बातें होती है। कुछ महीने पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा। सोचने वाली बात है ना, डॉक्टर, और डॉक्टर को लापता किया गया, डॉक्टर का अपहरण किया गया। सारी पत्र पत्रिकाओं में, सारी उनकी जो पूरी डॉक्टर लोगों की जो कौम है वो सब उनको ढूंढने में लग गई थी। ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर लापता हो गए। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। अभी जब घर की कॉल बेल बजती है तो जाहिर है अपने घर की जो बड़ी होती तो वही तो घर दरवाजा खोलने को जाती है, बरोबर। वैसे ही उनकी पत्नी जाती थी दरवाजा खोलने को। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए, क्योंकि उनके घर में वो जाया करते थे दरवाजा खोलने के लिए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह उसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष यानी कि हंसी खुशी, मतलब खुशी से चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। ऐसे बहुत से डॉक्टर लोग हैं कि जो अपने इंडिया में ही डॉक्टरी की परीक्षा कर लेते हैं, इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही, भारत में ही अपने डॉक्टर की सेवा करते हैं। हमारे देश के गरीब और गरीब लोगों के लिए सेवा करते हैं। फीस भी कम लेते हैं कि उनका एक ये रहता है एम कि नहीं, मैं सबको अच्छा रखूंगा, अच्छा करूंगा और सबको मैं दवाई दूंगा और मैं ये सेवा करूंगा। पैसे कमाने वाले पैसे कमा भी लेते हैं, लेकिन कोई कोई लोग डॉक्टर ऐसे भी है कि जो सिर्फ सेवा करते हैं। उसी तरह के ये डॉक्टर जी थे। उस रात भी वह उठे, गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चल दिए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, फिर सवेरा होते होते अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। मतलब अगर रात में भी अगर उन्होंने किसी ने उनको उठाया तो वो उठ के चले जाते थे, उनकी दवा मरीजी सब करके वापस घर आते थे 1-2 घंटे में। और क्यों? क्योंकि उन्हें सुबह अस्पताल में जाना पड़ता था और वो भी जल्दी जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम के, वक्त के बड़े पाबंद थे।
किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। उनको लगा कि कहीं मरीज की तबीयत ज्यादा तो नहीं हो गई, ये क्यों रुक गए इतना देर तक, सुबह हो गई, नाश्ते का टाइम हो गया, अब तक घर पे नहीं आए। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, फिर यह सोचा हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्हें लगा कि अरे मरीज लोग घर पर क्यों आ रहे हैं, मतलब ये अस्पताल नहीं पहुंचे तो गए कहाँ। इस तरह से वे सोचने लगे। डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वो यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए और किसी कारण जल्दी वापस न आ सके। ऐसा सोचकर वो निश्चिंत रह गई। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए कि मतलब फलाने जगह पे डॉक्टर है, इनका ये अस्पताल है, ये गायब हो गए हैं, ये नहीं मिल रहे हैं, ये कल सुबह से गायब है। ऐसे सब जगह वायरलेस संदेश पहुंचने लगे। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी, सूत्र देना, जानकारी देना। वे इतना ही सूत्र दे सकी, डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहिए निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी के साथ ही गए हैं, ट्रक या बस में नहीं गए। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना दी जारी कर दी कि यह किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। अभी अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अगर हमारे घर से गायब हो जाता है तो हम क्या सोचेंगे, कहाँ पर है, अपने दोस्तों के साथ है, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ है। गायब हुए तो कहाँ गायब हुए, क्या ट्रेन में कुछ एक्सीडेंट हो गया है, बस से कुछ एक्सीडेंट हो गया है, किसी अस्पताल में पड़े हैं, कैसे अनुमान लगाएं। अनुमान लगाना, क्योंकि कहते हैं ना कि जाने वाले को एक रास्ता रहता है, लेकिन जो ढूंढने वाले होते हैं उनको तो हजार रास्ते होते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक कि यह कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो, सब उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। मतलब वो सोचने लगे पुलिस लोग कि क्या हुआ होगा, उनकी तो किसी के साथ में दुश्मनी है नहीं, ताकि कोई उसको दुश्मन उनको उठा के लेके जाएगा, या फिर कोई बोलते ना खंडनी वगैरह मांगते हैं उस तरह से कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को तभी दूंगा, आप मुझे 2 करोड़ रुपए लाके दो, इस तरह से कुछ हुआ है क्या। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई शत्रु ही नहीं है। दूसरी बात कि कोई डाकू का दल उन्हें डाकू का इलाज करने के लिए तो नहीं लेके गया। मतलब डाकू का इलाज कहे तो जैसे बोलते हैं ना कि समझो कोई डाकू को गोली लग गई हो, तो वो गोली लगने से वो गोली निकालेगा कौन, तो डॉक्टर ही निकालेगा। तो वो जो एक फिल्म है ना, अ, मेरा गांव मेरा देश, उसमें जब वो डाकू को गोली लगती है, धर्मेंद्र जी का जो सीन है उसमें वो किस तरह से गोली निकालते हैं, तो वो डॉक्टर को लेके आते हैं। तो ऐसा लगा उन्हें कि शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई डाकू का दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए लेके गया। दिन पर दिन बीतते गए और भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने ने न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। कि मतलब कौन उनका अपहरण कर सकता है, उनको कौन भगाकर लेकर जा सकता है, उन पर लापता होने का क्या कारण हो सकता है। ये सब बातें टीवी पर आना, पेपर में आना, न्यूज़पेपर पे आना, सब बंद हो गया। वो बात को दबा दिया गया। बेचारी उनकी पत्नी
इतनी मायूस कि सोचती रही कि मेरे पति कहाँ हैं, कब आएंगे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। क्या करेगी बेचारी, उसको कोई मदद भी करने वाला नहीं था, पुलिस भी मदद नहीं कर रही थी। तो क्या करती थी, रोज सुबह उठकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी कि आज भी मेरे पति आएंगे, आज मेरे पति आएंगे, अब भी मेरे पति आएंगे, इस तरह से। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी देखी, पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा शायद डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन ईशान निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ है ना, एकदम अचंभे में पड़ गए कि अरे बाप रे, ये क्या हुआ। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। उस सीढ़ी में कौन बोल रहे थे? डॉक्टर भटनागर जी। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझा लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं, बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर हूं। मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील, प्रगतिशील, प्रगति हुई है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश, पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा। दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात में कुछ सबक लेंगे। हाँ, तो पहले सुनो यह कहानी कि मैंने यहाँ कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की। मतलब जब डॉक्टर लोगों का जब सम्मेलन होता है या उनका कोई चर्चा होती है, उनका कोई वाद संवाद होते हैं, उन पर किसी बात पर, किसी परामर्श पर पहुंचना होता है, तो उनकी मीटिंग होती है। तो जिस तरह से अमेरिका में जब उनकी मीटिंग हुई थी, तो उनके बारे में बहुत सी जानकारी इस सौर मंडल ने हासिल की कि ये जो डॉक्टर है, ये इंसान हमको चाहिए, किसी भी हालत में हमको चाहिए, और हमको इसको लेकर आसमान में लेकर जाना है, सौर मंडल पर लेकर जाना है। इस तरह से उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता, भागने की कोशिश करता, 3 लोगों ने मजबूत बाहों से मुझे जकड़कर उस यान के अंदर डाल दिया। वो जो यान था तबकड़ी, उसमें मुझे डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूसू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। सोचो बच्चों, आप इमेजिन कर सकते हो, ये कल्पना अपने आंखों के सामने ला सकते हो कि किस तरह से वो उन्होंने सीढ़ी भेजी, किस तरह से उन्होंने अपनी बीवी को संदेश भेजा, किस तरह से वो संदेश उन्होंने पुलिस को बताया, और किस तरह से उनको अमेरिका के वो सौर मंडल ने अपहरण करके आसमान में वो तबकड़ी, वो जो यान था, उनको लेकर चला गया। किस तरह से लेके गया, आप सोच सकते हैं। यान तेजी से घूमकर सूसू की आवाज करता आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो यह यान उस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहना गया, जैसे अभी पहनते हैं ना प्लास्टिक सूट, कोरोना कोविड-19 का सब डॉक्टर्स लोग पहनते हैं ना प्लास्टिक का सूट, उस तरह से उनको सूट पहनाया गया। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है,
मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। मतलब उन्होंने बोला कि सब लोग मुझे ढूंढते होंगे, क्या करते होंगे, कहीं अफवाहें उड़ी होंगी, लोग मुझे मरा हुआ समझेंगे, तो आप मेरा संदेश तो मेरी बीवी तक पहुंचाओ, मेरे अस्पताल तक मेरा संदेश पहुंचाओ। तो उस तरह से उन्होंने सीडी बनवाई और सीडी रिकॉर्डिंग करके कहाँ पर भिजवा दी, उनके बीवी के यहाँ पर। और बीवी इतनी होशियार थी, डॉक्टर की जो बीवी थी, उन्होंने तुरंत क्या किया था, पुलिस को फोन किया। पुलिस की वायरलेस सब आ गई, देखा वो गाड़ी में, देखा तो क्या पाया उन्होंने, उसमें एक सीढ़ी पाई और गाड़ी चली गई। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। डॉक्टर जी का अपहरण कैसे हुआ? अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, तो ये जो पैराग्राफ है जो लाल कलर में दिया हुआ है, उसका आप थोड़ा सा अध्ययन करें, पाठ कर लीजिए। आगे देखिए, मेरे अपहरण का कारण जानने के पहले यह जान ले कि लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। वहां के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यही का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों का एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने के लगता है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। नाकारा बनाना यानी कि शरीर खराब करने वाली मशीन। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यह बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास के मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों को और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। यह सब अगर जारी रहा तो ज्यादा से मात्रा में पृथ्वी पर ऐसे दिन भी आएंगे कि आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर उस भविष्य का संकेत है। ज्यादातर इंसान को बीमारी कब होती है बच्चों, मालूम है आपको? कि जब कोई इंसान किसी भी विषय पर, घर का हो, बाहर का हो, द्वार का हो, अपने संसार का हो, अपनी बीवी का हो, पत्नी का हो, पति का हो, बच्चे का हो, किसी का भी विषय है, कोई अपनी नौकरी का हो, पैसे का हो, तो उस विषय को लेकर अगर वो अपने मन में घर कर लेता है और दुखी कष्टी रहता है, और दूसरे दुखी कष्टी होते 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 उस बात को, उस शल्य को, उस गम को वो इतनी गहराई तक अपने दिलो दिमाग में, जहन में भर लेता है कि वो जहन में भरने की वजह से उसी तरह से वो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, रक्ताभिसरण चालू होने लगता है। उसी तरह से उसकी धड़कनें बोलने लगती है, उसी तरह से उसकी आंखें बोलने लगती है, उसी तरह से उसका दिमाग चलने लगता है, उसी तरह से उनके हाल चाल, चालना बोलना हो जाता है और फिर इंसान को कोई बीमारी जकड़ जाती है। फिर आस्ते आस्ते खाना कम हो जाता है, आस्ते आस्ते पानी भी नहीं पीते हैं। फिर जो इंसान खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो जाहिर है पेट की बीमारी होगी, और पेट की बीमारी हो जाएगी तो कहाँ पर बीमारी आएगी? पैरों पर बीमारी आएगी, और जब पैरों पर बीमारी आएगी तो इंसान वो बचता नहीं है। मतलब शुरू कहाँ से होता है कि जब कोई बात दिल को, उसके दिमाग को, शल्य जो बोलते ना, मराठी में बोलते टोचनी, जैसे वो शल्य अगर उसके दिल को अगर पहुंच गई, ठेस गई, और वो अगर वो दिल से अपने नहीं निकाल पाया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बेचारा जान देने के लिए भी जाता है तालाब में,
कि शायद मैं मर जाऊं, ये बीमारी से बच जाऊं, मेरी बीमारी का मेरे बच्चों पर, मेरे घर वालों पर कोई असर ना होवे, इस तरह से भी वो कर सकता है। तो ये जो चीज है, शल्य जिसे बोलते हैं, कोई एक बात जहन में अगर किसी के बस जाती है और इंसान को जो दर्द है वो सह नहीं पाता है, तो उसके बाद उसको एक एक बीमारी होने लगती है। तो ब्लड ब्लड कैंसर होगा, ब्लड शुगर होगा, टीबी होगा, कोई भी बीमारी हो सकती है। इंसान की चमड़ी का रोग हो सकता है। लेकिन उसके पहले की जो ये है, क्या है कि उसको भूख न लगना, पानी न पीना, नींद न आना, और फिर बाद में पेट खराब होना, और उसके बाद पैर खराब होना। पैर खराब होना ये अंतिम निशानी है। सबसे पहली निशानी कौन सी है? दिमाग खराब होना, उसके बाद आंखें कमजोर होना, उसके बाद खाना और पीना कमजोर होना, उसके बाद सोच कम कम हो जाना, उसके बाद खाना पीना कम हो गया तो हमारा पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो हमारा लिवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, और लिवर और जब किडनी खराब हो जाती है तो इंसान का सब बुद्धवार सब खराब हो जाता है, और फिर उसका लास्ट का असर क्या होता है? उसके पैर पर जाता है। तो ऐसी सब ये बीमारियां हो जाती है। तो इसलिए कभी भी किसी भी बात को, अगर वो अच्छी बात नहीं है तो जो बुरी बात है उसको हमारे जहन में नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंसान ने उस बात को निकाल देना चाहिए दिलो दिमाग से, और खुशी से रहना चाहिए। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण, दिल की बीमारियां और दिल के तनाव के कारण ब्लड शुगर बीमारियां आदि भविष्य का संकेत हो सकती है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन ध्यान न दिए हुए हैं। अब स्थिति यह है कि अगर कोई तुरंत उपाय न किया गया, शायद यहाँ इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियों और दैत्यकारी मशीनें। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? सब मशीनें तो दिख रही है हमारे देश में, ज्यादातर सब भौतिक सामग्री दिख रही है, और ज्यादातर लोग बीमार दिख रहे हैं। हमारे कोविड-19 में क्या हो रहा है? बीमारी तो लोग ज्यादा दिख रहे थे, ज्यादातर लोग तो डर के मारे मर गए थे। आप सोच रहे होंगे कि देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया? इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ही चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। जलवायु का प्रभाव मतलब पानी और हवामान का प्रभाव। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? इसी के कारण लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है, तो इसलिए इन्होंने मेरा अपहरण किया है, और मैं इनकी अभी सेवा कर रहा हूँ। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण मतलब जो शरीर का कोई अंग है, वो सड़ा हुआ है, उसको काट कर उसकी जगह पर दूसरा अंग काट कर लगवाना। जैसे हम लोग बोलते हैं अभी प्लास्टिक सर्जरी, तो एक्चुअली वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती, वो हमारा अंग का मांस निकाल के दूसरी जगह पर लगाते हैं, लेकिन उसको शब्द दिया गया है प्लास्टिक सर्जरी। अंग प्रत्यारोपण बोलते हैं उसको हमारा हिंदी में। ये काम अकेले के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों, डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज कर लें। आप करें, किंतु उसके लिए अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है। पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों का अपहरण करके
उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझिए कि समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो सोचो बच्चों, अपहरण होना कैसी बात है, और वो भी एक डॉक्टर का अपहरण, वो भी वैज्ञानिक के कारण के लिए, अंग प्रत्यारोपण करने के लिए। अमेरिका के उस सौर मंडल ने उनको लापता किया, और जब उन्होंने अपनी पत्नी को जब भेजा कि मैं किस तरह से लापता हुआ हूँ, किस लिए लापता हुआ हूँ, मेरा अपहरण क्यों हुआ है और मैं क्या करने वाला हूँ, तो उनकी पत्नी और पुलिस लोग सब क्या हो गए। देखो इस तरह से ये चित्र है डॉक्टर का अपहरण। ऐसा सौरमंडल से आदमी आया और उनको उठाकर लेके गया। ये वहां के डॉक्टर सौरमंडल के, तो वहां पर वो लोग इस तरह से चिकित्सा कर रहे हैं। आगे देखिए, वहां पर इस तरह से गोलियां टैबलेट बना रहे हैं। तो कितनी पॉइंट, कैसे पॉइंट, कितनी सेंटीमीटर कितनी होनी चाहिए, कितनी एमएल की होनी चाहिए, इस तरह से उन पर उनका अभ्यास हो रहा था। हमारा ये जीवन सब अभी किस तरह से है, मशीनों पर चल रहा है। तो लेखक कहते हैं कि ये मशीन के द्वारा ही हम जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक उनके यान जाते हैं, और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ भारत में दवाइयां ही बना रहे हैं। ये सौरमंडल का चित्र उन्होंने भेजा था कि इस सौरमंडल पर मैं रह रहा हूं, इस तरह से। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको ये स्वाध्याय दिया है, इस स्वाध्याय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। डॉक्टर भटनागर के दो काम, कौन सा काम था उनका, इलाज के लिए दवाइयां बनाना और देना, बराबर। दूसरा था इनका अंग प्रत्यारोपण के लिए साज सामान बनवाना, मतलब अगर किसी का प्लास्टिक सर्जरी करना है, मतलब यहाँ की चमड़ी जो खराब हुई है वो काट कर दूसरी जगह लगवानी है, अच्छी चमड़ी लगाना है, वो उनको करना था। तो ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा। ग्रहों के लोगों की शारीरिक बनावट कैसी थी, मजबूत शरीर लेकिन मोटे प्लास्टिक जैसी चमड़ी थी। आगे देखिए, ग्रह पर आदमियों और मशीनों का अनुपात कैसा था, आदमी कम और मशीनें ज्यादा। अभी जो मैंने आपको चित्र बताए थे। आगे देखिए, ग्रहों के लोगों की शारीरिक बनावट कैसी थी, मजबूत शरीर और मोटे प्लास्टिक जैसी चमड़ी। ग्रह पर आदमी और मशीन के अनुपात, आदमी कम और मशीनें ज्यादा। नए ब्रह्मांड की विशेषता क्या थी, ब्रह्मांड मतलब वहां का जो सौरमंडल था, वहां की विशेषता क्या थी, वहां पर अनेक सूर्य थे, सभी सूर्यों के अपने अपने ग्रह थे, और सभी ग्रहों पर इंसानी बस्ती थी, और लोग धरती वालों से कहीं गुना उन्नतिशील थे, बरोबर। आगे देखिए, पुलिस की कार्रवाई क्या थी कि चारों ओर खोज शुरू करना और वायरलेस से संदेश भिजवाना, ये पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये आपको सब 2-2 गुण के लिए आएगा परीक्षा में, आप ही अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अक्सर रात को डॉक्टर भटनागर जागने वाले क्यों जागा करते थे, अस्पताल का चौकीदार और मरीज के घर बुलाकर ले जाने वाले लोग, यही जो लोग थे वो डॉक्टर को बुलाकर लेकर जाया करते थे। आगे देखिए, ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक कौन से हैं, अंतरिक्ष यान, घर, कारखाने, बाजार, बस्तियां और मोटरें। ये क्या है, सब ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक है, मतलब ये सब वहां पर ज्यादातर नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या बड़ी जगह पाई जाती है, इस विषय पर आप अपना स्वमत लिखिए। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मनुष्य एक चेतन प्राणी है, उसे जीवित रहने के लिए प्राणवायु, जल, भोजन की आवश्यकता होती है, साथ ही उसके अन्य क्रियाएं भी करनी जरूरी होती है। भोजन में स्वास्थ्य बनता है, इसलिए तत्व की कमी के कारण उसे बीमारियां भी होती है। बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है। प्राणियों के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह जल, थल, आकाश किसी स्थान पर हो, स्वास्थ्य की समस्या उसके साथ जुड़ी रहती है। जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कभी बीमार न पड़ता हो, लेकिन उसे दवा न लेनी पड़ती हो। अंतरिक्ष यात्रियों में अंतरिक्ष में भेजने इस समय बाद की समुचित व्यवस्था की जाती है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य की समस्या हर जगह पाई जाती है। आगे देखिए,
स्वास्थ्य की समस्या हर जगह पाई जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ये आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया है और जो इसमें जो स्वाध्याय दिया है वो आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो व्हाट्सएप पे चर्चा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।